वर्षों पुरानी घटना है। दानापुर रेल मंडल में एक उजिर और झगड़ालू किस्म का कर्मी मोहन सिंह ट्रांसफर होकर आया। उसका तबादला करवाया गया था। वह जहां नियुक्त था वहां सबसे लड़ता झगड़ता रहता था। उसके सहकर्मी और अधिकारी उससे आजिज आ चुके थे। उनकी कई शिकायतों के बाद उसका तबादला किया गया था। दानापुर रेल मंडल के अधिकारियों और कर्मियों को उसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी। मोहन सिंह ज्वाइन करने के बाद तुरंत क्वार्टर की मांग करने लगा। कोई क्वार्टर खाली था नहीं। एक क्वार्टर था जो बुथा माना जाता था, इसलिए कई वर्षों से बंद पड़ा था। रेल मंडल के अधिकारियों ने उसे वही क्वार्टर आवंटित कर दिया। वह बेहिचक उसमें प्रवेश कर गया। उसकी सफाई कराए, रंग रोगन कराया, फिर आराम से अकेला रहने चला आया। पहले ही दिन रात को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने बैठा तो उसके आसपास कुछ पत्थर गिरे। वह चौंका, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वह अपना काम करता रहा। थोड़ी देर बाद फिर कुछ लकड़ी वगैरह गिरी, एक हड्डी भी गिरी। उसे गुस्सा आया, चीखकर गाली बकते हुए, बाला कौन है रे हरामजादे, हिम्मत है तो सामने आ तो तुझे बताऊं। तभी ऊपर से एक आदमी का कटा हुआ पांव गिरा। मोहन ने उसे पकड़ा और चूल्हे में झोंक दिया। बोला, अबा साले। जोरों से हंसने की आवाज आई और एक आदमी सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, वाह बहादुर, तुम बिल्कुल नहीं डरे। लोग तो मेरी आहट से ही काम जाते हैं। मोहन, क्या चाहते हो? किस लिए ये सब कर रहे थे? व्यक्ति, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम कराना है। तुम हिम्मती हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो। मोहन, क्यों करूं तुम्हारा कोई काम? मुझे इससे क्या फायदा होगा? तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा एक काम कर दूंगा। तुम जो भी चाहो, साथ में कुछ इनाम भी दूंगा। क्या मेरा तबादला वापस पुरानी जगह करा सकते हो? बिल्कुल करा दूंगा, वादा करता हूँ। तो फिर ठीक है, बोलो तुम्हारा क्या काम है? देखो, मैं एक प्रेत हूँ। मेरा भाई भी प्रेत है। उसे एक तांत्रिक ने कैद कर लिया है। वह उसे एक घड़े में बंद कर कल शमशान ले जाएगा और जमीन में गाड़कर भस्म कर देगा। फिर वह कभी आजाद नहीं हो सकेगा। तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम अगर घड़ा को तोड़ दोगे तो वह आजाद हो जाएगा। ये काम तुम क्यों नहीं कर लेते? तांत्रिक के बंधन के कारण कोई प्रेत ये काम नहीं कर सकता। उसकी शक्ति काम नहीं करेगी। मनुष्य ये काम कर सकता है। इसीलिए मैं कोई साहसी आदमी ढूंढ रहा था। ठीक है, मैं ये कर दूंगा, लेकिन मेरा तबादला कब कराओगे? मेरा काम होने के एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें दूर से पत्थर मारकर घड़ा फोड़ देना है। कब चलना है? आज से ठीक 3 दिन बाद। मैं रात के 1 बजे तुम्हें शमशान के रास्ते में ले चलूंगा, जिधर से वह घड़ा लेकर गुजरेगा। ठीक है, मैं तैयार रहूंगा। तीसरे दिन रात के वक्त प्रेत नियत समय पर आया और मोहन को लेकर सुनसान इलाके में ले गया। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों के आने की आहट मिली। मोहन ने देखा एक आदमी सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। प्रेत ने इशारा किया। उसने जेब से पत्थर निकाला और निशाना लेकर जोर से घड़े पर दे मारा। निशाना सटीक बैठा, घड़ा फूट गया। जोरों के अट्टहास के साथ एक रोशनी सी उड़ती हुई हवा में विलीन हो गई। प्रेत ने खुश होकर मोहन से कहा, धन्यवाद, तुमने मेरे भाई को आजाद करा दिया। अब मैं तुरंत तुम्हारा काम कराऊंगा। तुम्हारे क्वार्टर में कोई भी आकर रहेगा उसे तंग नहीं करूंगा। तुम जब याद करोगे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगले दिन रेल मंडल के कार्मिक विभाग के अधिकारी के पास प्रेत पहुंचा और मोहन का तबादला करने को कहा। अधिकारी ने आनाकानी की और पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारी पैरवी क्यों सुनूं? प्रेत ने कहा कि सोच विचार कर लीजिए, मैं फिर मिलूंगा। इसके बाद वह गायब हो गया। अधिकारी हैरान रह गया कि वह अचानक गायब कैसे हो गया। उसी रात अधिकारी जब अपने क्वार्टर में सोया हुआ था, प्रेत ने उसे झकझोर कर उठाया। वह भौंचक रह गया। प्रेत, तुम्हारे घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद हैं, फिर भी मैं अंदर आ गया। इसी तरह चला भी जाऊंगा। समझे मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मरना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मैं अंतिम वार्निंग दे रहा हूँ। कल उसका तबादला का ऑर्डर निकलेगा, नहीं तो परसों तुम्हारी अर्थी निकलेगी। सोच लो क्या करना है। और वह गायब हो गया। अधिकारी मारे भय के कांपने लगा। रात भर नींद नहीं आई। सुबह ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले तबादला का लेटर तैयार कराया। इधर सुबह के वक्त जब मोहन सिंह उठा तो बिस्तर पर 10,000 रुपयों की गड्डी दिखाई पड़ी। वह समझ गया कि उसका इनाम है। ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि उसका तबादला आदेश निकल चुका है। वह वापस धनबाद रेल मंडल भेजा जा रहा है। दोस्तों, अभी मैं दिल्ली में ही हूँ। परीक्षाओं के सिलसिले में यहाँ आया हुआ हूँ।
3 दिन पहले 30 मई की बात है। मैं जब अपनी परीक्षा देने के बाद वापस घर आया तो देखा कि घर में सब लोग अजीब सी बेचैनी लिए बैठे थे। मैंने पूछा तो किसी ने कुछ नहीं कहा और मुझे हाथ मुंह धोकर कुछ खाना पीने के लिए कह दिया। और मैं बिना किसी बात को सोचे अगले दिन की परीक्षा के बारे में सोचता हुआ हाथ मुंह धोकर थोड़ा शरबत पानी से खुद को गर्मी की तपिश से शांत किया। जब मैं थोड़ा आराम करके उठा तो सबकी बेचैनी का कारण पूछा तो मम्मी ने बताया कि कुरुक्षेत्र में मेरी दीदी के ससुराल के घर एक अजीब सी घटना घटी है जिसमें किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है मगर सब डर हुए हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मैंने पूछा कैसी घटना, क्या हुआ वहां पर? जो मम्मी ने बताया और फिर दीदी से बात करने पर जो मुझे पता चला वो इस प्रकार था। जहां दीदी के सास ससुर रहते हैं वो जगह कुरुक्षेत्र से थोड़ी बाहर है। वैसे तो दीदी और जीजा जी दिल्ली में ही रहते हैं मगर उनके सास ससुर वहां कुरुक्षेत्र में रहते हैं क्योंकि वो रेलवे में कर्मचारी हैं और कुरुक्षेत्र से आगे एक छोटे से स्टेशन का सारा कार्यभार संभालते हैं। इसलिए वो वही पास में बने रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन के आसपास बने होते हैं ऐसे रेलवे क्वार्टर। ऐसे ही क्वार्टर में 30 मई को मेरे जीजा जी और उनके पिताजी और उनके छोटे भाई सुबह करीब 8:30 बजे बाहर बैठे थे और घर के अंदर एक कमरे से गुजरने के बाद रसोई में मेरी दीदी और उनके देवरानी चाय नाश्ता तैयार कर रही थी और उनकी सास वही बैठी थी और वो आपस में बातचीत कर रही थी। अचानक बाहर जीजा जी ने देखा कि बगल के घर से एक आदमी जिसने पुराना सा पैजामा पहना था और ऊपर एक गंदी सी चादर सर तक ओढ़ रखी थी और नंगे पैर था, दौड़ता हुआ बगल के घर से निकला और जीजा जी के घर की तरफ बढ़ा। जीजा जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े तब तक वो दौड़ता हुआ घर में घुस गया। पीछे से उसके पीछे जीजा जी, उनके भाई और उनके पिताजी भी उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब तक वो रसोई की तरफ बढ़ गया जिसे देखकर दीदी और उनकी देवरानी के साथ उनकी सास भी चिल्ला पड़ी। मगर वो आदमी दौड़ता हुआ रसोई की दीवार में ईंटों से बनी जाली की तरफ, जिसमें मुश्किल से 4 या 5 आधी ईंट के बराबर झरोखे बने थे, बढ़ गया और देसे दीवार को पार करता हुआ बाहर निकल गया और गायब हो गया। और उसको वहां मौजूद सभी लोगों के देखा और डर की वजह से कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गए थे। मेरी दीदी और उनकी देवरानी को तो बुखार आ गया, जो देखा उसे झूठला भी नहीं सकते थे और किसी को बता भी नहीं सकते थे। दीदी के ससुर ने बताया कि यहाँ अक्सर रात को कई लोग जो रेल दुर्घटना के शिकार हुए हैं और उन्हें घूमते हुए उन्होंने ही नहीं आसपास वालों ने भी देखा है, मगर इस तरह की मुसीबत तो वहाँ आसपास वालों ने भी नहीं देखी। अगर किसी को बताया तो लोग समझेंगे कि हम अफवाह फैला रहे हैं। इस बात उन्होंने अपने ही घर तक रखने का फैसला किया और आसपास रहने वाले केवल 3 या 4 घर हैं रेलवे कर्मचारियों के, उन्हें भी कुछ नहीं बताया, मगर किसी अच्छे और काबिल आलिम की तलाश कर रहे हैं ताकि अपने घर की सुरक्षा और इस घटना का मूल कारण पता लगा सकें। जीजा के पिताजी ने दीदी, जीजा और उनके छोटे भाई को दिल्ली भेज दिया है और जब तक समस्या हल न हो जाए वहां न आने की सलाह दी है। पता नहीं इस वक्त वहां क्या चल रहा होगा, मगर ये घटना कोई इतनी साधारण नहीं कि रोज घटती हो। ये घटना सन 1958 में घटित हुई थी। उस समय में चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमजोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर सिंह नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके एक 3 साल का बच्चा था, उसे चेचक हो गया और काफी इलाज करने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने से सुबह उसके अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया। उसी रात को मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गांव में शोभाराम नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसूलपुर में उस मृत बच्चे को दफन करने के लिए जंगल जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी खुश हो गए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ रखा था। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाने के लिए राजी किया। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो जगह आई जहाँ शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि ये रास्ता उसके गांव की ओर जाता है। उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना कर उसके ननिहाल चली गई। उसके ननिहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया। आत्माराम की आत्मा ने उसको पहचान कर उसे आवाज लगाई। जगन्नाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभा हुआ। जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया, और इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लग गया। जब जगन्नाथ ने ये बात अपने गांव में बताई तो उसके पूरे परिवार के आत्माराम से मिलने चल दिए।
उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वो उनके साथ उसके गांव चल दिया और उसने वापस रसलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया। इस तरह वो 2 परिवारों को साथ लेकर चलता रहा। इस कहानी से हमें ये पता चलता कि यदि कम उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी के शरीर को इसका जरिया बना सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो केवल कहानी है, लेकिन हकीकत में ऐसे कुछ मामले होते हैं जिनको कोई पहचान नहीं पाता है। इस कहानी में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई लगे तो कमेंट के जरिए अपना विचार लिखना ना भूले। यह कोई काल्पनिक कहानी या फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आंखों देखा सच है। मैं कंपनी की ओर से पिकनिक पर गया हुआ था। पिकनिक शहर के बाहर एक रिसोर्ट में थी। पहले कंपनी के लोगों ने क्रिकेट और अन्य खेल खेले, उसके बाद रिसोर्ट में ही बने वाटर पार्क में चले गए। वहां केवल कुछ लोगों को ही तैरना आता था। वो सब गहरे पानी में तैर रहे थे, बाकी सब कम गहरे पानी में तैर रहे थे। हम दोस्तों में एक शर्त लगी, पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सबसे कम समय में सिक्का ढूंढ के लाएगा वह जीत जाएगा। सब ने बारी बारी से गोता लगाया, मगर किसी को सिक्का मिला तक नहीं। अगली बारी मेरी थी। मैं भी कूद गया, लेकिन पानी में जाते ही दृश्य बदल गया। मैंने पाया कि जमीन 20 या 25 फीट दूर थी। नीचे एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। वहां एक औरत खड़ी थी जो चेहरे और पोशाक से भारतीय नहीं लग रही थी। उसके हाथ में वही सिक्का था। वह अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वो मुझे ही सिक्का देने के लिए खड़ी हो। मैं जैसे उसके सम्मोहन में आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ ही क्षणों में मैं उसके करीब था और मैंने उसके हाथ से सिक्का ले लिया। जैसे ही मैं वापस आने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। अब उसका और मेरा चेहरा आमने सामने था। एक ही पल में उसका चेहरा बदल गया और एक भयानक रूप ले लिया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और महिला दोनों गायब हो गए और मैंने अपने आप को पूल में पाया। मुझे लगा जैसे कि मैं किसी सपने से जागा हूं। मैं जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया। मेरी सांस फूल रही थी और मैं खांस रहा था। मेरे दोस्तों मेरी मदद करने लगे। थोड़ी देर में मैं सामान्य था। हर कोई पूछ रहा था कि क्या हुआ। मैंने बस सर हिलाते हुए कुछ नहीं में जवाब दिया। मैंने मुट्ठी खोलकर देखी तो सिक्का मेरे हाथ में था। ये देख मेरे दोस्त खुशी से उछलने लगे और मुझे बधाई देने लगे। दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई, मगर मैं फिर से पानी में नहीं गया। शाम हो गई थी। हमारी बस जाने वाली थी। हम कुछ लोग सिगरेट पीने बाहर चले गए। मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। सामने खड़े एक अंकल हमारी बातें गौर से सुन रहे थे और बीच बीच में तड़का भी मार रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा था। मेरे एक दोस्त ने मजाक में पूछा कि मैं तब से चुप क्यों हूं, क्या अंदर कोई भूत देख लिया। ये सुनकर अंकल ने मजाकिया लिहाज में कहा कि अंग्रेजों के जमाने में यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, जरूर किसी गोरे का भूत देख लिया होगा। ये सुनकर सब हंसने लगे, मगर मुझको यकीन हो गया था कि जो मैंने देखा वह